अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो। आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा एंड इफ यू आर अ फॉलोअर ऑफ टीम पाकिस्तान सो डेफिनेटली अच्छा ही गुजरा होगा बिकॉज अनोखी है हमारी टीम। T20 की सीरीज जो है वो 2-0 से हार जाती है, मगर फिर ODI में लगातार जीत के बाद एंड साउथ अफ्रीका में वो पहली टीम बन जाती है जो ODI में साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में ही हराती है। सो यस, अनोखी हमारी टीम, अनोखे उसके जलवे और अदाएं। मगर बात करेंगे इस सीरीज के हवाले से हमने क्या पाया और क्या है जिसको बेहतर करना है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। साथ ही साथ चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं तो जश्न शुरू हो चुका है। चैंपियंस ट्रॉफी की आमद का स्केड्यूल का शिद्दत से इंतजार है, मगर बिट्स एंड पीसेज में चीजें जरूर पता चल गई हैं। उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल शायद लोग ये बात कर रहे हैं और क्रिकेट की दुनिया में भी कि आकब बॉल काम कर गया है। ये खिलाड़ी यकायक इन्हें हुआ क्या है कि अचानक से कैसे परफॉर्मेंसेस सामने आ रही हैं। एक हैरानकुन नतीजा पाकिस्तान टीम का और फिर चैंपियंस ट्रॉफी के शेड्यूल का भी ऐलान है। साइम अयूब ने सबको किया है हैरान और बहुत से लोग हैं परेशान। इस पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल रऊफ साहब। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के टेस्ट ओपनर यासिर हमीद साहब। अस्सलाम वालेकुम यासिर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपसे भी गुफ्तगू हम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ रिकॉर्ड्स बने हैं इसमें। एक तो पाकिस्तान के अब्दुल्ला शफीक जो कि आउट ऑफ फॉर्म है सवेरा, वो इस सीरीज़ में मुसलसल 3-0 उन्होंने किए हैं और एक नाखुशगवार रिकॉर्ड उनके नाम के साथ जुड़ा है कि वो पहले खिलाड़ी बने हैं कि जिन्होंने एक ही सीरीज़ के तमाम मैचेस में बगैर कोई रन बनाए पवेलियन लौटे। तो ये उनके नाम के साथ एक नाखुशगवार रिकॉर्ड जुड़ा है। फिर उसके साथ साइम अयूब ने हैट्रिक बिल्कुल हैट्रिक उन्होंने की है। और उसके साथ साथ साइम अयूब जो हैं उन्होंने 2 सेंचुरियां बनाई हैं और किसी एक जगह पर वो उस एलीट लिस्ट में आए हैं विराट कोहली के साथ। तो पाकिस्तान इसके साथ साथ एक और जो जैसा आपने शुरू में जिक्र किया पाकिस्तान टीम का, तो पाकिस्तान वनडे सीरीज़ में वाइट वॉश करने वाली जनूबी अफ्रीका को पहली टीम बन गई है और 21वीं सदी में ये कारनामा करने वाली भी बाहमी सीरीज़ में पाकिस्तान पहली टीम है। पाकिस्तान इससे पहले 2013 में जनूबी अफ्रीका में वनडे सीरीज़ जीती थी। वहाँ पर बिलावल भट्टी और अनवर अली ने बड़े शानदार खेल का मुजाहरा किया था। और 2021 में भी पाकिस्तान ने 2-1 से जो सीरीज़ जीती तो उसमें फ़खर जमान बहुत नुमायाँ थे। और आज जब पाकिस्तान ये सीरीज़ जीता है तो इसमें साइम अयूब का खेल सबसे नुमाया। अब्दुल रऊफ साहब, साइम अयूब की कारकर्दगी, क्या फ़र्क है उनके खेल में और क्या फ़र्क उन्होंने डाला पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी पर आपके ख्याल में? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले तो बड़ी रिमार्केबल अचीवमेंट रही है पाकिस्तान टीम की और साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में शिकस्त देना मेरा ख्याल है कि आज तक पाकिस्तान का कोई कैप्टन नहीं कर सका। और मैं इसको खुले दिल से क्रेडिट दूंगा। किसी भी मुल्क का कोई कैप्टन नहीं कर सका। इट्स जस्ट पाकिस्तान 92 से जब रिज्यूम हुई है साउथ अफ्रीका में। जी बिल्कुल। और क्रेडिट डेफिनेट रिजवान को जाता है। और इसके बारे में हम पहले भी बात करते हैं कि इसका बहुत बड़ा डिफरेंस था। जो पास्ट में आप जिनको कैप्टन ट्राई करते रहे वो डिजर्विंग नहीं थे। जो डिज़र्विंग था उसको आपने लेट चांस दिया, मगर आपने उसको जब चांस दिया तो उसने प्रूव किया। उसने ना सिर्फ जो मेरा ख्याल है कि इससे भी बड़ी चीज़ जो रिजवान ने किया वो इस टीम को यूनाइट करना। एक बिखरी हुई टीम, एक डिवाइडेड टीम, जिसके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड खुद कह रहा है, जो मैनेजमेंट है उनकी रिपोर्ट्स मंजरे आम पे हैं कि इनमें ग्रुप्स बन चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं, चेयरमैन कह चुके हैं। और ऐसी टीम को डिवाइड करना मेरा ख्याल है कि एक इतनी बड़ी अचीवमेंट है कि मेरा ख्याल है कि आप इसको जितना भी इसका क्रेडिट दें रिजवान को वो कम है। उसके बाद फिर उसने ना सिर्फ साउथ अफ्रीका को बल्कि उसने ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त दी और पाकिस्तान का पहला कैप्टन बना जिसने ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीती। फिर साउथ अफ्रीका को वाइट वॉश करना मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जहाँ तक साइम अयूब का ताल्लुक है तो साइम अयूब का डिफरेंस ये है कि पाकिस्तान में जो पास्ट प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान की जो सब कॉन्टिनेंट की पिचेस हैं, जिस तरह दुबई ने हमारे जो मैं कहता हूँ कि एक तो हमारी क्रिकेट को ऊपर भी बहुत लेकर गया, मगर उसने बहुत ज़्यादा ऐसे आर्टिफिशियल सुपरस्टार्स क्रिएट कर दिए थे जो जिनका लेवल इतना बड़ा नहीं था, मगर उनके रिकॉर्ड्स बहुत बड़े बन गए। क्योंकि वहाँ पर एक जो बैट्समैनों के लिए पैराडाइज पिचेस थी, बॉलर्स के लिए वहाँ पर कोई चीज़ भी मौजूद नहीं थी और फॉरेनर टीमें वहाँ पर आके गर्म एटमॉस्फेयर में खेलती थी और उसके बाद हमारे जो प्लेयर्स हैं वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाते गए। मगर होता क्या था, जब वो इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में जाते थे तो उनकी जो कारकर्दगी का तसलसल वो नीचे आ जाता था। साइम अयूब डिफरेंट इसलिए कि उसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया है और पाकिस्तान का पहला यंगस्टर है जिसने जाके जो स्टार्क जैसे वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, रबाडा जैसे, जॉनसन जैसे और उसके बाद हैजलवुड जैसे बॉलर्स हैं, उनको ना सिर्फ टैकल किया बल्कि उनके खिलाफ
सेंचुरी स्कोर की। तो ये मेरा ख्याल है कि इस वजह से जो आपको नज़र आ रहा है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में उसको बहुत ज़्यादा ऊपर रेट किया जा रहा है, उसकी बेसिक वजह भी यही है कि उसने क्वालिटी बॉलिंग के खिलाफ सीमिंग और बाउंसी पिचेस पर उसने बड़ी बड़ी इनिंग्स खेली हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा फ्यूचर उस पर नजर आ रहा है मुझे। बिल्कुल फ्यूचर नजर आ रहा है एंड आई होप वो उस फ्यूचर को उसी तरह पुट अप कर सकें जिस तरह उनकी फ्लाइट ने टेक ऑफ किया। यासिर, एन ओपनर टू एन ओपनर, साइम की अगर मैं बात करती हूँ, बड़ा हमने रीसेंट पास्ट में क्रिटिसिज्म ये देखा कि प्लेयर्स नहीं हैं, हमारे डोमेस्टिक में प्लेयर्स बन नहीं रहे, प्लेयर्स आते नहीं हैं। साइम ने मेजर टाइम जो है वो क्लब क्रिकेट खेली है, डोमेस्टिक में फिर थोड़ा सा फीचर हुए पाकिस्तान की। ऐसा क्या डिफरेंट कर रहे हैं वो बाकी प्लेयर्स के मुकाबले में जो कि वो आउटशाइन करते हुए दिख रहे हैं इन सारे खिलाड़ियों में? देखिए, साइम की जहाँ तक बात है, माशाल्लाह सबसे पहले तो बहुत ज़बरदस्त तो मुबारकबाद हो। साइम ने ना सिर्फ बल्कि कल मैन ऑफ द मैच हुआ, मैन ऑफ द सीरीज जीते हैं जी, क्योंकि वो क्रिकेट फ्रेटर्निटी का दिल भी जीत गए और जिस तरह की उन्होंने इनिंग्स खेली है। देखिए, उसकी जो डेवलपमेंट है ना गेम, साइम की जो गेम की डेवलपमेंट है वो बेसिकली बेसिक्स पे है। और मैंने 2 साल पहले जब कवर किया था काजल ट्रॉफी, आई वाज कमेंटेटिंग और उसमें कमेंट्री में पिंडी की पिचेस पे यही मौसम था तो डिफरेंस नजर आ रहा था। जिस तरह वो मिल्क कर रहे थे फास्ट बॉलर्स को, जिस तरह वो खेल रहे थे। एक तो सबसे बुनियादी चीज जो कि हमेशा उनको बाकी प्लेयरों से अलग रखेगी वो ये है कि वो उनकी बेसिक्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, ये आप समझ लें इस चीज को। उनकी हेड पोजीशन बहुत अच्छी है और लेट खेलते हैं बॉल को, और दूसरा फुल फेस ऑफ द बैट खेलते हैं। ठीक है, तो ये एक मेन चीज आ जाती है, मेन डिफरेंस आ जाता है, नंबर 1। नंबर 2, वो ही इज इम्प्रूविंग। वो स्ट्रोक्स खेलते हैं और हर मैच में हम देखते हैं एक नया शॉट खेल रहे होते हैं, चाहे वो क्रिकेटिंग शॉट हो या चाहे वो अनऑर्थोडॉक्स शॉट हो, लेकिन वो इम्प्रूव कर रहे हैं। वेरी ट्रू। और ये जो है मेन जो उनकी गेम का जो है, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है जो इनको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। बहुत सारी मुझे तो तवक्कुआत है। मैं तो पहले ही मतलब जब व्हेन आई फाइंड हिम, जब मैंने देखा था तो मेरी उस वक्त से ही मैंने एक तवक्कुआत लगाई हुई थी इसके साथ कि ये जब भी आएंगे तो ये जरूर पाकिस्तान के लिए बड़ा करेगा। लेकिन दिस इज स्टार्ट एंड ही डिजर्व ऑल द प्रेज एट द मोमेंट, क्योंकि उसने जो किया है वो ऑब्वियसली देखिए सारा अगर आप देखें क्रिकेट फ्रेटर्निटी साइम को प्रेज कर रही है। इवन जो इंडियन जर्नलिस्ट है जो कि हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान के बाबर आजम को भी नहीं मानते एट टाइम्स, उन्होंने भी उसकी तारीफ की है। ही इज वेरी इंटेलिजेंट क्रिकेटर। मेरे ख्याल से एक बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं वो, बड़े हाई स्टैंडर्ड सेट किए हैं, बहुत ज़हीन है। और उनके कोच क्या कहते हैं, इसी बात को हम आगे बढ़ाएंगे कि आप जैसे आपने उन्हें देखा और जैसे ही आपने उनकी गुफ्तगू की है, इस पर मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, ये जो साइम जैसे उनका लेट खेल रहे हैं, बेसिक्स पे रहते हैं, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो बेसिक्स पे रहने वाला है वो कामयाब हो रहा है, लेकिन ढूंढने के लिए हमने 50 पावर हिटर्स शुरू कर दिए हैं। रऊफ साहब, ये देखें ना कितना बड़ा तसादम सा है, कामयाबी बेसिक्स के ऊपर जा रही है। देखिए आप साहब, इशू क्या होता है? इशू होता है कि कॉन्फिडेंस लेवल आपका। जो स्ट्रोक प्लेयर्स होते हैं वो कभी भी टेक्निकली इतने ज़्यादा 100% उनको आप परफेक्ट नहीं कह सकते। वो एक फ़्लो में चलते हैं, जैसे ही उनका फ़्लो बना होता है उस फ्लो में होते हैं तो वो इतने बड़े रन्स कर देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और वो हर चीज़ को रॉन्ग साबित कर देते हैं। मगर थोड़ा सा जब बैट पे जाता तो उसमें उनके लिए निकलना मुश्किल हो जाता है। बेसिकली जो साइम अयूब है स्ट्रोक प्लेयर है, नेचुरल स्ट्रोक प्लेयर है, और उसको फ्लो बना हुआ, फ्लो उसका बना है उसके कॉन्फिडेंस की वजह से। अभी तक उसको रोकने पे नहीं जाना पड़ रहा। ठीक है, अभी आस्ता आस्ता टेस्ट आएंगे, क्योंकि बैट्समैन जो जब भी आता है नया, उसकी लाइफ में या उसकी बैटिंग में डिफरेंट फेजेस आते हैं। ठीक है, जब उस चीज़ एक नेचुरल फ्लो से निकल के जब उसने थोड़ा सा अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है मुख्तलिफ उसमें सिस्टम्स में, तो फिर उसके बाद उसके असल एबिलिटी का पता चलता है कि वेदर को उसमें कामयाब होता है या नहीं होता। तो ये तो अभी थोड़ा सा टाइम। दूसरी आपने जहाँ तक बात की है कि पावर हिटर्स की, पावर हिटर्स बेसिकली जो मेरे लिए सबसे सरप्राइजिंग चीज़ वो ये है कि देखिए अब्दुल्ला शफीक
टेक्निकली सबसे बेस्ट बैट्समैन इस वक्त आपकी पाकिस्तान की टीम में, मगर एक शेल में है और उस शेल से बाहर निकले में वो नाकाम रहा है। वजह क्या? आपका कोचिंग स्टाफ है, जिसमें काफ़ी अरसे से मैं बात कर रहा था कि भाई आप रऊफ, कता कलामी की माफ़ी, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग मगर कोई टेक्निकल इशू ही तो है जिस वजह से वो मुसलसल आउट हो रहे हैं। देखिए यही अपनी ऑफ स्टंप का ख्याल रखना तो मुझे लगता है पहली बेसिक होती है शायद। 100% ये चीज़ देखें। ये टेक्निकल मैंने इसलिए उसको सॉलिड कहा है कि बाज़ प्लेयर ऐसे होते हैं जिनमें टेक्निकल फॉल्ट्स के मादर 1 या 2 फॉल्ट्स होते हैं जिनको ठीक करना होता है। बाज़ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें कोई 50% टेक्निकल फॉल्ट्स होते हैं। अब्दुल्ला शफीक ऐसा प्लेयर है कि जिसमें 1 या 2 फॉल्ट्स टेक्निकली, बाकी वो 95% आप उसको माइनर एडजस्टमेंट की जरूरत है। माइनर एडजस्टमेंट आपके देखें कोई 6 साल आपके इतने बड़े बड़े जो बैट्समैन हैं पाकिस्तान के, उन्होंने उसके साथ काम किया तो उसको उस शेल से वो बाहर नहीं निकाल सके। अभी उसको उस पे वर्ज पे लाके छोड़ दिया कि वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप होने जा रहा है चैंपियन ट्रॉफी के लिए। बिल्कुल। तो इसमें आपका कोचिंग स्टाफ मुझे बताएंगे, जो आपके हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आपने कोचेस बिठाए हुए थे पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर्स, बगैर एजुकेशन के आपने वहाँ पे बिठाए हुए थे, सिर्फ अपनी टेस्ट उस पे मैचेस की बुनियाद पे, उनका स्टांस क्या, जिन्होंने 5-6 साल उसके साथ गुजारे। फिर जो बाकी बचे, जिस तरह हैदर अली आया था, मोहम्मद आरिस आए हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा फ्लास थे, ना तो 50% टेक्निकल फॉल्ट्स वाले आपसे दुरुस्त हो सके, ना आपसे 95 वाला दुरुस्त हो सके। और आपने उल्टा क्या किया, जो आपने बात किया कि आपने पावर रेटिंग के लिए अब्दुल रज़ाक को हायर कर दिया। ये वही बात है कि आप वेव रिचर्ड को वेस्ट इंडीज टीम में डालने के भाई ये तो छक्के मारता था तो ये पूरी वेस्ट इंडीज को छक्के मारने पे लगा देगा, या माइकल होल्डिंग को लगा दे बॉलिंग को कि ये आज वेस्ट इंडीज में क्योंकि बॉलर्स की काल पड़ी हुई है। अब वहां पे देखें जिन लोगों ने दुनिया में राज किया था, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट्स, मार्शल फोर्थ हो चुके हैं, कर्टनी अमरोज, कोर्टनी वाश, ये 6 बंदे दुनिया के टॉप जो टेरराइज्ड फास्ट बॉलर थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को अपने इसमें वर्दा हैरत में डाल दिया था इस सनसनी में, वो एक सिंगल बॉलर उस कंट्री से प्रोवाइड नहीं कर सके। अच्छा, वो एक सिंगल बॉलर नहीं निकाल सके। अब्दुल्ला शफीक का यासिर क्या मसला आपको लगता है? जैसे अभी अब्दुल रऊफ साहब बता रहे हैं कि काफ़ी मसला उनका अगर कुछ है तो वो पाकिस्तान का कोचिंग स्टाफ क्या कर रहा है। आप 7 बैसियत ओपनिंग बैटर, आपको क्या लग रहा है? जैसे आपने साइम को देखा, अब्दुल्ला के मामले में आपकी क्या राय है? देखिए अब्दुल्ला मेरे ख्याल से प्रेशर में है और कुछ नहीं है, एक ही बॉल बेचारा जाता है, उस पर आउट हो जाता है। सबसे पहले तो उसको अपना माइंड सेट चेंज करना होगा ना, अपने आप को खुद ही निकालना है उसको। देखिए जब प्लेयर्स की डेवलपमेंट होती है, जब सीखता है तो वो स्टार्ट से जब अगर आप देखें अंडर 16 से तो गलतियां होती हैं, बार बार होती है, तो उसको किस तरह ओवरकम करते हैं, ये बेसिक्स है ना। हर बंदा गलती करता है, शुरू में हमने भी सारे प्लेयर इससे भी कितनी दफा गलतियां हुई होंगी, लेकिन उस गलती से इंसान सबसे बड़ा अपना उस्ताद खुद है। जो मैं मानता हूँ जो बात कर रहे हैं, कोचिंग स्टाफ सारा कुछ होता है, लेकिन जो बड़ी क्रिकेट है इसमें कोचेज आपको टेक्निकल चीज नहीं बताते। ठीक है, टेक्निकल चीज बड़ी क्रिकेट में क्या, आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होना चाहिए, आपका सर कहाँ होना चाहिए। अब स्टीव स्मिथ का बल्ला आता है वो पॉइंट से, लेकिन वो आगे जब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है, उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट स्टीव स्मिथ, बाबर आजम, विराट कोहली, इन सबका एक ही जगह पे, तभी इनके रन्स हो रहे हैं। तो कहने का मकसद ये कि अब्दुल्ला शफीक वो एक बॉल है जिस पे आउट हो गया, वो फाइट करके जाएगा, यार मैंने इस बॉल को टैकल करना है, दैट्स इट, मुझे और बैटिंग आती ही नहीं, जिस बॉल पे मैं आउट हो रहा है मैंने इसको ठीक करना है। तो बाकी चीजें अगर और किसी गलती पे आउट होता है तो इट मींस कि कुछ ज्यादा बड़ा फॉल्ट है। यासिर एज अ बैटर, यासिर एक और चीज मैं इस पे एडअप करना चाहती हूँ कि आप उसको और इलैबोरेट कर दें उस जवाब को। एज अ बैटर आप जब रेगुलरिटी में अपने डिसमिसल्स देखते हैं, रेगुलर डिसमिसल्स देखते रहते हैं, क्या एज अ बैटर आप पिक नहीं कर पा रहे होते कि क्या फ्लॉ है, और उस पिक पे कॉन्शियस होता है एक बैटर खुद, या उसको जरूर कोई कोच हो या कोई और हो जो बताए? देखिए अब अगर अब्दुल्ला शफीक के आप डिसमिसल्स देखें, मैंने अभी सिर्फ जस्ट सीन हिम टुडे, यकीन करें मैंने इसका डिसमिसल देखा ही नहीं मैच में किस तरह आउट हुआ है, बट ये 34 स्टंप पे आउट हो रहा है। पहले मैच में 34 स्टंप पे आउट हुआ है, दूसरे मैच में 34 स्टंप पे आउट हुआ है, तीसरे मैच में भी 34 स्टंप पे आउट हुआ है। अब ये यहाँ पे इसने इस चीज को भूल गया कि यार मैं इस तरह आउट हुआ हूँ। देखिए कभी आपको भूलना नहीं है एज ए बैट्समैन, जो जिस तरह आप आउट हुए, आप नेक्स्ट इनिंग में वो सोच के जाएंगे मैं पिछले मैच में इस तरह आउट हुआ था, मैंने इस तरह आउट नहीं होना। अगर आप वो चीज नहीं करेंगे तो आप तो फंसे रहेंगे। और इंटरनेशनल क्रिकेट में तो बहुत जल्दी रीड कर लेते हैं, पता होता है कि यार इसको इधर ही खिलाना है, इसने अपनी गलती पे वर्कआउट नहीं किया,
अब नजर आ रहा है 3 दफा उसने अपनी गलती पे वर्कआउट नहीं किया और 3 दफा एक ही जगह पे आउट हुआ है। तो आई थिंक देखिए सवेरा बड़ी क्रिकेट में ना बड़ा प्लेयर वही बनता है जो खुद अपने साथ काम करता है, बिल्कुल इस चीज से अपने आप को ये खुद निकालेगा। और बिल्कुल ये दिस इज अ पॉइंट कि जो कोचेज हैं वो क्यों वहां पे बैठे, वो बताएं, उनके साथ बात करें। कि थोड़ी सी छोटा सा एक लॉक होता है, साइकोलॉजिकल लॉक। मैं एक दफा आपको मिसाल देता हूँ जी। मैं 100 नहीं कर रहा था, 50 कर रहा था। 4 इनिंग्स में मैंने 50 किए, तो हमारा नेट हुआ। तो जावेद मियादाद हमारे कोच थे, तो जावेद भाई ने मेरे शोल्डर पे हाथ रखा और मेरे साथ वॉक की। और उधर से न्यूजीलैंड की टीम जा रही, तो कहते हैं यार ये तो छांगे थे, इनको तो मैं आंखें बंद करके मारता था। मतलब ये एक सेंटेंस था, उसने मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया, मैंने 127 नॉट आउट किया नेक्स्ट मैच। तो ये चीज इस किस्म की बातचीत की और गुफ्तगू की जरूरत है जो किसी भी खिलाड़ी को मुश्किल से निकलने में मदद देती है। इस पे मजीद बात करते हैं, क्योंकि अभी कामरान गुलाम की कारकर्दगी है, हारिस रऊफ की कारकर्दगी है, सलमान अली आगा की कारकर्दगी है, लेकिन साथ ही साथ आईसीसी की कारकर्दगी भी है कि अभी तक वो चैंपियंस ट्रॉफी का शेड्यूल ऐलान नहीं कर पाए। ये बता दिया है कि पाकिस्तान में होनी है। फैसलाबाद ईसीबी ने अपना स्क्वाड ऐलान कर दिया है। इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्क्वाड आ गया, वो कहते हैं करना है करो, हम तो अपने स्क्वाड और वेन्यू बताओ या नहीं बताओ, कहां कौन से मैचेस होंगे, हम अपना स्क्वाड जरूर अनाउंस कर देंगे। स्क्वाड का ऐलान होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक शेड्यूल नहीं आया है। फैसलाबाद के लोग क्या कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने पर, आइए सुनते हैं। ये तो क्रिकेट के दीवानों की ईद हो गई है ना, क्योंकि पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी है वो आ गई है। और मुझे तो खुद बहुत क्रेज है ये क्रिकेट देखने का, तो पाकिस्तान में एक रंग जमेगा क्रिकेट चैंपियन ट्रॉफी आने से। बड़े बड़े प्लेयर्स को देखने का मौका मिलेगा। वी आर वेरी एक्साइटेड। हमें वो चीज लाइव देखने को यहाँ पे मिलेगी तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ट्रॉफी आ रही है, चैंपियन ट्रॉफी, तो हम बहुत एक्साइटेड हैं। हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। रऊफ साहब, टीमों का ऐलान हो रहा है, मजीद बात करेंगे पाकिस्तान की कारकर्दगी पर जो कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ जीता है, लेकिन जैसे अभी सवेरा ने कहा कि वो चैंपियंस ट्रॉफी ईसीबी ने अपना स्क्वाड का ऐलान कर दिया या आईसीसी कहाँ फंसा हुआ है, कुछ आराम तो नहीं कर रहा? या पाकिस्तान की जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सीरीज़ में कामयाबी के आईसीसी भी हैरान है, फंस गए हैं यार, क्या करें क्या ना करें? नहीं, आईसीसी मेरा ख्याल है कि उसका जो कंडक्ट अजीबो-गरीब किस्म का बन चुका है, उससे डिसीजन हो नहीं रहे। अब देखें कि इसमें भी उन्होंने बहुत लेट डिसीजन किया। आईसीसी के जो बोर्ड मेंबर्स थे, उन्होंने जब ऑलरेडी एक फैसला कर लिया था कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में कंडक्ट होगी, तो उसको फिर इतना डिले करने की क्या ज़रूरत थी? और फिर एक चीज़ अंडरस्टूड थी कि ये चीज़ें हाइब्रिड मॉडल में इंडिया के मैचेस भी वहाँ पे होने चाहिए थे, तो आपको फिर एक इसका शेड्यूल पहले अनाउंस कर देना चाहिए था। और उसमें फिर आप देखें इशू किसका आ रहा है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ब्रॉडकास्टर्स को आएगा कि उनको फाइनेंशियली इसको एक्सप्लॉइट करने में बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा कि अभी तक आपसे शेड्यूल इसका अनाउंस नहीं किया गया। तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है कि आईसीसी को मद्देनज़र रखनी चाहिए। और अगर आईसीसी से फिर ये चीज़ें कंट्रोल नहीं हो रही हैं और अगर इस तरह के शेड्यूल भी एक बड़े इवेंट्स के उनसे जारी नहीं हो रहे, सबसे पहले तो उन पर ये क्वेश्चन मार्क आता है ना कि वो जब पाकिस्तान को उन्होंने 2023 के वर्ल्ड कप में इंडिया भेज दिया और उस वक्त भी उन्होंने आईसीसी की जानिब से स्टेटमेंट थी कि आईसीसी के इवेंट्स में आपको दूसरे कंट्रीज़ में जाना होता है, तो फिर इंडिया को भी यहाँ पर फोर्स करना चाहिए था, क्योंकि जो बाकी वोटिंग मेंबर्स थे उन्होंने ही वोट देके जो चैंपियन ट्रॉफी थी पाकिस्तान के फेवर में दी थी उन्होंने। तो फिर मेरा ख्याल है कि आईसीसी से काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें कि जो मिसकंडक्ट हो रही हैं और इस पे जो बाकी जो मेंबर्स कंट्रीज हैं उनको बैठकर उनको बेहतर तरीके से सोचना चाहिए। बिल्कुल जी। पाकिस्तान इंडिया का कॉन्टेस्ट, जाहिर सी बात है ये तो एक सबसे बड़ा आइकॉनिक कॉन्टेस्ट होता है जिसमें हम बहुत बात कर चुके हैं और इवेंचुअली यस दुबई में खेला जाएगा। 23 फरवरी जो है वो उसकी डेट सेट हुई है। उसके अलावा स्केड्यूल आपके सामने अभी तक नहीं आया। सेमीफाइनल्स फाइनल्स की डेट्स जरूर सामने आ गई, बट यासिर ठीक है जो हो गया, अब जो पास्ट में हुआ जिस तरह हुआ, हाइब्रिड फॉर एन हाइब्रिड, बहुत ज़्यादा पाकिस्तान मीडिया से भी बातें हुई, इंडियन मीडिया से भी बातें हुई, बहुत सारों की असल शक्लें सामने आ गई जो कि बहुत हम्बल बनते थे वो सामने आ गए, बहुत सारे बहस मुबाहिस से हुए, बट इवेंचुअली आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड पाकिस्तान वुड बी होस्टिंग अ मल्टी नेशन एक इवेंट होस्ट करेंगे। व्हाट डू यू एक्सपेक्ट और कहाँ कहाँ हम बेहतरी कर सकते हैं, नॉट जस्ट एज अ टीम, एज एन इवेंट? अब तो हम इवेंट ऑर्गेनाइजर टाइप के हो जाएंगे ना, हमारे घर में दावत है। जी बिल्कुल। देखिए ये एक बहुत ही अच्छी खुशाइन बात है। बहुत अरसे बाद पाकिस्तान में एक इवेंट हो रहा है जो इंटरनेशनल इवेंट है और सारी टीमें आई थी पाकिस्तान में।
this is a great opportunity for us as a nation or as a cricket nation or as a nation in a whole कि हम इसको बहुत अच्छे तरीके से करें। ये हम सबका इवेंट है और बहुत खुशी की बात है। इस तरह पीसीबी ने तमाम स्टार्स है अपनाया है इंडिया, दैट वाज वेरी ओवरवेलमिंग और बहुत अच्छा लगा कि कोई बहुत ही अच्छा एक स्टेप जिस पे हम लोग फर्म रहे चले। जो भी हुआ हाइब्रिड मॉडल की हमने मंजूरी दी, लेकिन हमारी अपनी शराइत थी। तो अच्छा है, हमारा इंशाल्लाह अपना इवेंट है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए पाकिस्तान में बहुत अरसे बाद एक इवेंट होने जा रहा है, तो हम सब की जिम्मेवारी है, हम सब की हमारा फर्ज बनता है कि हम इस इवेंट को कामयाब बनाएं। अपने अपने जो है जगह पे जहाँ पे हम हैं, जो जिसकी जिम्मेवारी है उसको अच्छे तरीके से निभाए, चाहे वो उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है। सबकी एक कौमी जिम्मेदारी सी बन गई है, क्योंकि 1996 के बाद अब हम आगे आए हैं। इस आगे चलेंगे जैसे जैसे हम आपको बताएंगे कि पेशावर वाले क्या कहते हैं और उसके साथ साथ और शहरों से लोग क्या कह रहे हैं। सराइकी से भी आपको सुनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन रऊफ साहब, जब हम सलमान अली आगा की बात करते हैं इस सीरीज़ में, आप उनके किरदार को किस तरीके से देखते हैं? कभी उनको वाइस कप्तान बनाया जाता है, नायब कप्तान बनाया जाता है, लेकिन फिर नज़र नहीं आते। लेकिन बहसियत एक ऑलराउंडर इस सीरीज़ में और ऑस्ट्रेलिया से यहाँ तक, देखिए मेरा ख्याल है कि उनकी जो परफॉर्मेंस लॉन्ग फॉर्मेट में बहुत अच्छी रही है। टेस्ट मैचेस में उन्होंने अपने आप को प्रूव किया और जितनी भी आप पाकिस्तान की सीरीज़ निकाल लें, अगर आप ऑस्ट्रेलिया से शुरू करें और उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज़, इंग्लैंड की सीरीज़ और फिर जो रिसेंट अभी साउथ अफ्रीका से हुई है, उसमें उनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। मगर एक चीज़ जो पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को, मैनेजमेंट को समझने की ज़रूरत है, वो ये है कि वो जो शॉर्ट फार्मेट है T20 फार्मेट, उसमें अभी तक वो सही तौर पे एडजस्ट नहीं हो सके हैं। तो उसमें आप इस तरह फिर आप प्लेयर को ज़ाया कर देते हैं कि अगर एक प्लेयर 2 फार्मेट में परफॉर्म कर रहा है और एक फार्मेट में उसको परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो आप उसको ज़बरदस्ती उसमें क्यों ठोंस रहे हैं? इसी तरह आपने पास में कई अच्छे प्लेयर्स थे, उनको आपने ज़ाया किया और फिर वो तीनों फार्मेट से बाहर हो गए। तो इसलिए बजाय उसके कि उसको जिन फार्मेट्स में वो परफॉर्म कर रहा है उसी में उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए। अगर उसको वनडे में आप वाइस कैप्टन बनाते हैं तो किसी को कोई इतराज़ नहीं है। अगर आप टेस्ट मैचेस में उसको वाइस कैप्टन के लिए तैयार करते हैं तो किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उसमें वो परफॉर्म करता आ रहा है। मगर आप अगर आउट ऑफ द वे जाके उसको T20 में, जहाँ पे उसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, वहाँ पर जाके उसको कैप्टन और वाइस कैप्टन अनाउंस करेंगे तो फिर आप उसके कैरियर के साथ खेल रहे हैं। उसका 2-4 मैचेस में फेलियर होगा, उसका कॉन्फिडेंस यहाँ पे दूसरे लॉन्ग फार्मेट में भी खराब होगा और फिर वो तीनों फार्मेट से बाहर होना शुरू हो जाएगा। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि जो थिंक टैंक है पीसीबी का, उसको माइंड में रखनी पड़ेगी। एम्पल इनफ प्लेयर्स हैं हमारे पास और अगर हम फॉर्मेट टू फॉर्मेट डिसाइड करें तो एम्पल इनफ प्लेयर्स को टाइम मिल सकता है। यासर, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट, बाबर आपको वापस जो है वो रन्स में आते हुए दिख रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली। कल भी जो है साइम जो है वो एज पार्टनरशिप में जो है वो लीड करते हुए देखे और बाबर एज सेकंड फिडल खेलते देखे, मगर ही टुक हिज टाइम। उनको वो स्वीट टाइम मिला जिसमें वो खुद को एडजस्ट करके एंड देन बाबर के वो स्ट्रोक्स आपको दिखना शुरू हुए, जो कि बहुत दिनों से हम इंतजार कर रहे हैं उन स्ट्रोक्स का। आपको लगता है जब साइम और बाबर खेलते हैं तो बाबर डिफरेंट किस्म के लगते हैं, बट एज सून एज रिजवान के साथ बाबर खेलना शुरू करते हैं दोनों स्लो हो जाते हैं? देखिए बाबर जो है ना अपने पैच से निकल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है उनको देख के। ही इज फाइटिंग बैक और दिस इज ओनली वे कि वो अपनी फॉर्म अच्छी कर सकते हैं। साइम के साथ खेल के उनको बहुत फायदा होगा। अगर बाबर ने अपने नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उसको बाबर को साइम जैसे प्लेयर्स के साथ ही खेलने का फायदा होगा। नो डाउट रिजवान इज अ ग्रेट प्लेयर और उसने भी बियॉन्ड द लिमिट्स जो है वो परफॉर्मेंसेस दी है और प्रूव किया है कि ही इज वेरी गुड और ही इज वेरी गुड एज ए कैप्टन। आई मस्ट से कि जिस तरह ऑस्ट्रेलिया से कैरेक्टर शो कर रही है टीम हमारी और जिस तरह पहला मैच हार के वापस आए हैं और मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। शाहीन शाह, अच्छा आपने कहा वापस आए हैं सवेरा, तो हमें भी कहीं जाना चाहिए। हम जाएंगे एक ब्रेक पर और यासिर जब वापस आएंगे तो यहीं से इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, मगर जब ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान भर में क्या माहौल है, लोग कितने एक्साइटेड है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, जगह जगह शहरों से आपको वो भी सुनाएंगे आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। डिस्कशन हमारी हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से भी, एंड देन साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान, द सीरीज दैट पाकिस्तान हैज वन, द फर्स्ट टीम एवर टू बीट साउथ अफ्रीका, टू क्लीन स्वीप साउथ अफ्रीका इन साउथ अफ्रीका। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बाबर के हवाले से, यासिर से हमारी डिस्कशन हो रही थी। बाबर एंड रिजवान, आपको लगता है जिस नंबर पे ये दोनों ऊपर तले प्लेयर्स आते हैं, ऑब्वियसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन एंकर हैं ये दोनों, और दो एंकर्स जब एक साथ आ जाते हैं तो मिडिल में आके पूरी इनिंग का जो मोमेंटम होता है वो स्लो डाउन हो जाता है। डू यू थिंक कहीं ना कहीं कोई एक प्लेयर या तो बीच में फिट इन हो इनके कि वो स्लो डाउन जो हो रही है इनिंग वो ना हो, या फिर नहीं जी स्टेबिलिटी के लिए ये ज़रूरी? देखो मेरा ख्याल है कि तीनों फॉर्मेट में इनको प्रॉब्लम आएगा जी, क्योंकि एक फॉर्मेट के लिए तो ठीक है वनडे में, क्योंकि वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा जो इजी होता है, एक्सेस होती है, आप उसको लिंगर ऑन कर सकते हैं, क्योंकि आपने 50 ओवर खेलने होते हैं, और 50 ओवर में अगर थोड़ी सी आपकी एवरेज नीचे भी चली जाए तो कोई एक आके उसको एडजस्ट कर देता है। मगर प्रॉब्लम आपको आता है T20 क्रिकेट में, क्योंकि T20 क्रिकेट में जब आप एक दफ़ा 4 या 5 ओवर्स आप स्लो डाउन कर दें 4 या 5 की एवरेज के साथ, तो फिर जो मिडिल ऑर्डर्स आपके आते हैं उनके लिए उसको मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपको देखें, अगर आपने 6 ओवर्स में 36 रन किए हैं या 40 रन किए हैं, तो फिर अगले 6 ओवर्स में आपको कम से कम 10 की एवरेज से 60 रन करेंगे तो फिर जाके 100 रन होगा, और फिर अगले उसके बाद जो आखिरी 8 ओवर्स होंगे उनमें फिर 10 की एवरेज से करेंगे तो 180 तक आप पहुंचेंगे। और आजकल आप देखेंगे जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसमें 180 प्लस रन होंगे तो आप T20 मैच जीतेंगे। तो यहाँ से प्रॉब्लम आ जाता है कि जब ये 6 ओवर्स में आपका स्कोर 40 से नीचे होता है, तो फिर आपका एक जब नया बैट्समैन आता है उसको फिर अगले 6 ओवर्स में 11-12 की एवरेज से खेलना पड़ता है, तो वहाँ पे डिजास्टर शुरू हो जाता है कि आपकी विकेटें भी गिर जाती हैं, इकोनॉमी भी आपकी नीचे आ जाती है और पाकिस्तान मैच हार जाता है। यानी दूसरे ओडीआई में तो देखे ना, कामरान गुलाम ने उसको वो जो पूरा सारा सिलसिला था उसको अचीव कर उसको चेंज कर दिया ना, मगर हर दफा कामरान भी ऐसे नहीं कर सकेंगे। कामरान तो खुद पे हैरान होंगे कि मैंने कितना तेज खेल लिया। तो इसी तरह साइम अयूब है, जब आपके साथ साइम अयूब खेल रहा होगा तो वो आपकी जो इकोनॉमी रेट है उसको बैलेंस करके रखेगा। मगर फिर जब एक ही टाइप के साइम अयूब का आपने जिक्र किया, तो साइम अयूब की खासी खबरें हैं, खासी बातें हैं, उनके कोच क्या कहते हैं उनकी कामयाबी पर, ये भी ज़रा जानते हैं, सुनते हैं, क्योंकि लोग आजकल उनको बहुत पसंद। अयूब साहब क्या कहते हैं जी उनके कोच उनकी हालिया कामयाबियों पर? पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ तारीखी कामयाबी हासिल की और उस कामयाबी में कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान के ओपनर साइम अयूब ने, जिन्होंने 3 मैचेस के अंदर 2 सेंचुरी स्कोर की। उनके कोच हमारे साथ मौजूद है जिन्होंने उनको अर्ली टाइम से कोचिंग की। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि यूं भाई, कितनी ज़्यादा खुशी है कि आपके एक स्टूडेंट ने इतना नाम किया है, और क्या समझते हैं सक्सेस की वजह? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बहुत ज़्यादा खुशी है कि एक बंदा एक नॉर्मल लेवल से निकल के एक एलीट लेवल के ऊपर चला गया। पाकिस्तान टीम को ना सिर्फ उसने रिप्रेजेंट किया, बल्कि उसने पूरी दुनिया में एक तहलका मचा दिया। दुनिया क्रिकेट के अंदर हर बंदा उससे इंस्पायर है, और वो भी अब लोग जो ना साइम अयूब बनना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने अपने करियर के अंदर किसी को अडॉप्ट नहीं किया, वो खुद एक ब्रांड बन गए। हमारे साथ मौजूद थे, साइम के कोच रहे हैं काफ़ी हद तक और अभी भी उनको ट्रेनिंग करवाते हैं। इनका कहना है कि बहुत अच्छा मेहनत करते रहे और काफ़ी टाइम अपने ऊपर, और एटीट्यूड क्रिकेट की टुवर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से उनको कामयाबी मिली, और आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए मज़ीद फतवात भी ज़रूर समेटेंगे। जी, तो ये साइम अयूब के कोच थे, और अर्ली डेज में वो कहते हैं ना कि जो गुट्टी में डाल दें तो उस तरह ही प्लेयर उसी तरह खेलता है, और उसी तरह जो है वो आगे अपने आप को एग्जीक्यूट कर सकता है। या सिर्फ कमिंग टूवर्ड्स यू, ऑब्वियसली हमने साइम की बड़ी डिटेल में आपसे बात की है, बट एक चीज़ मैं और आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ साइम की ग्रोथ के लिए, बिकॉज वो पाकिस्तान को टेस्ट फॉर्मेट में भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रेगुलरिटी में टेस्ट का हिस्सा बने रहना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा साइम को बाकी और फॉर्मेट्स में फ्लरिश करने के लिए? आई थिंक इट विल गिव मोर कॉन्फिडेंस टू साइम। जब वो टेस्ट में 100 करेंगे, लंबा खेलेंगे, देखिए प्रेशर ऑब्जर्व करना आएगा ना साइम को, जितना ये इनका करियर जो है वो लंबा जाएगा। शॉर्ट्स तो इनके पास है, ठीक है। शुरू में हमने देखा कि यार वो आते थे, 4-5 शॉट्स मारे, 20-25 की आउट होकर चले जाते थे, फिर बहुत जल्दी सीखा है इन्होंने। मतलब आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड। एक तो आई मस्ट गिव द क्रेडिट टू ऑल द सिलेक्शन कमेटी और जितने भी लोग हैं जिन्होंने अभी तक हैंडल किया इसे, थैंक्स टू देम एज वेल, कि उन्होंने इसको ड्रॉप नहीं किया। वरना शुरू में थोड़े फेलियर्स भी हुए थे, लेकिन एक प्रॉमिस नजर आ जाता है ना प्लेयर में, एक प्रॉमिस, एक टैलेंट नजर आ जाता है। तो
कुछ मेरे साथ भी इस तरह था कि मैं शुरू में जब ओडीआईज खेला था तो 5-6 ओडीआईज में मैंने भी 15 से ऊपर नहीं किए थे। तो शायद उस वक्त हमारे जो सीनियर्स थे, इंजी भाई थे, राशिद भाई थे, ये सब आमिर सुहेल वगैरह, इन सबको टैलेंट नजर आया होगा तो उन्होंने टेस्ट खिलाया। साथ में ये था कि पीछे परफॉर्मेंसेस भी होती हैं। साइम ने जो 2 साल पहले काजम ट्रॉफी में बहुत अच्छी बैटिंग की, फिर पिछले साल बहुत अच्छी बैटिंग की, फिर साथ ही साथ PSL में बहुत अच्छी बैटिंग की। मतलब अब तो वो हर फ्रेंचाइज की ख्वाहिश है कि साइम उनके पास आए, वो तो पिछले साल भी थी। तो आई एम सीइंग अ वेरी गुड फ्यूचर ऑफ साइम माशाल्लाह। और उसके साथ बॉलर भी बहुत अच्छे हैं। ठीक है, आप देखें कल जो बॉलिंग की है साइम ने, कोई भी बॉल उसका जगह से नहीं चुका। मतलब आप सुफियान मुकीम को देखें, उस बेचारे के बॉल 5वें ओवर के बाद जगह पे गिरा है, इसका पहले बॉल से जगह पे गिरा है। तो ये नेचुरल होती है कुछ चीजें। वक्त अच्छा चल रहा है साइम का, वक्त अच्छा चल रहा है साइम का, और वक्त अच्छा चल रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा वाले क्या कहते हैं चैंपियंस ट्रॉफी के मामले में? ये भी जानना कि पाकिस्तान का एक अहम सूबा है और पाकिस्तान की टीम को अगर आप देखते हैं ना तो सबसे ज़्यादा खिलाड़ी खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं। वो लोग क्या कहते हैं पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी के हवाले से? ټولو ناول خو کوم باراني ټیمونه چې را روان دي مونږ هغو ته خوش آمدید وایو چې تاسو دې دپاره یو داسې لایحه عمل تیل کړي لکه ګول ته دلته به دنیا کسان ټیمونه په ټوله دنیا به ستاسو نظر وي چې چیمپئن ټیم تاسو جوړ کړئ چې دا ایونټ مونږ وګټو. ما خپل ټیم دپاره دا پیغام دی چې دوی ښه سټرګل وکړي، ښه پریکټس وکړي، ښه برابر او انشاءالله چې دا ایونټ مونږ وګټو نو زموږ پاکستان نوم هم پرې روښانه شي او بل دا چې نور کلانو ته به هم حوصله افزایي وشي. مطلب بله جي ټولو نه مخکې چې دا خبر ما واورېد زه ډېر زیات خوشحاله شوم ځکه زمونږ ملک چې هغې کې ډېر وخت بعد د چیمپئن ټرافي کېږي نو ډېر د خوشحالۍ خبره ده. बेबी स्टेप्स ले लेके अब पाकिस्तान जो है एक इवेंट होस्ट करेगा। हमने जिस तरह क्रिकेट कम्स बैक होम, हमने जिस तरह 2009 के बाद से इतना एक टाइम देखा और उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली जिम्बाब्वे की टीम को बुलाकर वेस्ट इंडीज़ की टीम, फिर वर्ल्ड 11 एक आई एंड इवेंचुअली हम वक्तन फ़वक्तन करते सारी टीम्स हमारे पास आ गई एक्सेप्ट इंडिया। अब ये एक इवेंट, अभी भी सारे वेन्यूज़ अनफोल्ड नहीं हुए हमारे, हम अभी पेशावर में मैचेस नहीं करवा सकते, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारे पेशावर के लोग बहुत खुश हैं और कुछ वक्त लगेगा शायद और फिर हम वहाँ पे भी मैचेस होते हैं। मतलब बोले कि नसीब अखपल ना। हाँ देखिए हमारे जो पख्तून भाई हैं उनको हमेशा से देख के खुशी होती है क्योंकि पाकिस्तान की मोहब्बत में और क्रिकेट की चाहत में हमेशा उन्होंने एक क्लियर कट उनका स्टांस रहा और जब भी पेशावर में मैचेस हुए हैं बड़े एक डिसिप्लिन के साथ हुए और क्रिकेट लविंग वो लोग हैं। उन्होंने कभी भी कोई इस तरह की कोई ग्राउंड में कोई एक्टिविटी नहीं की जिससे पाकिस्तान के नाम पर कोई हर्फ आए, बल्कि हमेशा से वहाँ पर जो प्लेयर्स हैं उनको भी रिस्पेक्ट मिली, स्पोर्ट्स को भी रिस्पेक्ट मिली और जो वहाँ पे अभी स्पेशली पाकिस्तान टीम में मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स हैं वो भी KPK से है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जो जहाँ तक आपने बात की है मेरा ख्याल है कि बहुत ही एक खुश आइंद है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट ने बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम देखे हैं। 96 में आखिरी वर्ल्ड कप का इवेंट जो मेगा इवेंट हुआ उसके बाद 24 ईयर्स के बाद एक बड़ा इवेंट यहाँ पे होने जा रहा है। 2008 के बाद एक डिजास्टर था पाकिस्तान में क्रिकेट का, हमारे ग्राउंड वीरान हो चुके थे, कोई टीम यहाँ पे आने को तैयार नहीं थी। मगर इसमें बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है आपकी सिक्योरिटी फोर्सेज को, आपकी पाकिस्तान की फौज को और जितने बड़े ऑफिसर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे सेक्रीफाइस किया, जो हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेज है जिन्होंने अपने जानों की कुर्बानी दी और पाकिस्तान में जो खेलों के ग्राउंड है उनको आबाद किया। तो मेरा ख्याल है कि हमें उन शहीदों की जो कुर्बानियाँ उनको भी याद रखना चाहिए जिन्होंने अपना जो खून दिया इस वतन के लिए, यहाँ पे स्पोर्ट्स को आबाद दोबारा हंसने मुस्कुराने का जो मौका मिला है वो उनकी कुर्बानियों को बुलाया नहीं जा सकता। अच्छा यासिर साहब, ये जो खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र हुआ है, क्या ख़ास चीज़ है कि बहुत ज़्यादा टैलेंट वहाँ से सामने आ रहा है और ये वो सारे के सारे लोग हैं शायद जिनके पास बुनियादी सहूलियात वो नहीं है जो लाहौर में लोगों के पास हों या कराची में लोगों के पास हों? देखिए आई थिंक क्रिकेट जो है ना वो फोकस का गेम है और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो केपी के लड़के होते हैं वो टोटली वो गेम के अलावा कुछ सोचते नहीं, अपना रूटीन शुरू से बेहतर रखते हैं, डिसिप्लिन को अच्छा रखते हैं। क्योंकि मुझे याद है जब हमने क्रिकेट स्टार्ट की, जो हमारे सीनियर्स ने जो बातें बताई थी हमने उन पे अमल करके ही जो है ना एक स्टेज तक पहुंचे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी भी जो लड़के हैं उनकी डिस्ट्रैक्शंस कम है,
ठीक है, वो जो होता है ना घोड़े का, वो जो कहते हैं, वो क्या कहते हैं उससे, वो जो बंद कर देते हैं कानों के ऊपर, कान से नजर कहीं नहीं आता, आंख से नजर कहीं नहीं आता, दाएं बाएं दाएं बाएं नजर नहीं आता, तो एक लाइन पे वो चलते हैं। तो इसी तरह जो सक्सेस का होता है, कोई शॉर्टकट नहीं होता। सक्सेस ओनली यू कैन अचीव सक्सेस ऑन अ राइट ट्रैक, और सीधे रास्ते पे रह के आप मेहनत करते हो, करते रहते हो, परसिस्टेंस शो करते हो, तो आपको जरूर कामयाबी मिलती है। तो ये मेरे ख्याल से जितने भी हमारे क्रिकेटर्स अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, सारों की ये सोच है, सारे जो इस चीज पे अमल करते हैं वही कामयाबी हासिल करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये हम सबका ये असूल होना चाहिए और सबका है भी अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी देखिए, पाकिस्तान के लिए खेलना पाकिस्तान के लिए खेलना एक बहुत बड़ी इज्जत की बात है। रऊफ साहब, पाकिस्तान की बैटिंग पर काफ़ी बात हुई है, बॉलर्स का कोई किरदार नहीं है साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में कामयाबी हासिल करने में। देखिए रहा, मेरा ख्याल है कि दोनों का कंट्रीब्यूशन रहा, और स्पेशली पाकिस्तान की फील्डिंग इस टूर में बहुत अच्छी रही है। मगर जहाँ पे हम सब बात कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान ने, डेफिनेट इस पर कोई डाउट नहीं है कि आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने क्रिकेट खेली है। तो साउथ अफ्रीका में वाइट वॉश करना मेरा ख्याल है कि बड़ी अचीवमेंट है। मगर उसके बावजूद मेरा ख्याल है कि कुछ मिसिंग लिंक्स हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। अगर हमने आगे बढ़ना है, आगे चैम्पियन ट्रॉफी को देखना, आगे जो बड़े इवेंट्स आ रहे हैं उनमें हमने अच्छी पोजीशन लेनी है, तो हमें ये जो छोटे छोटे हमारे फॉल्ट्स हैं जो हमारी बैटिंग में भी नज़र आ रहे थे, क्या हैं? उसके अलावा एक तो देखें बाज़ औक़ात में जो आपकी विकटें हैं वो गिरती रही हैं मुख्तलिफ इंटरवल्स के साथ, उसमें आपको ये है कि आपको अपनी एवरेज मेंटेन करके चलनी पड़ती है। जिस तरह आपने साउथ अफ्रीका में देखा कि अगर उनकी विकटें गिर भी रही हैं तो क्लासन या जो दूसरे बैट्समैन थे उन्होंने इकानमी जो रेट है वो ऊपर रखा। ये चीज़ एक हमारा जो टेक्निकल फॉल्ट है। इसमें देखें एक चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारे जो बैट्समैन है वो जो अपने प्राइम फॉर्म है उसको कंटिन्यूटी उसमें क्यों नहीं रहती है। एक हम सीरीज़ जीतते हैं, उसके बाद 2 कदम हम पीछे क्यों चले जाते हैं। इस पे इशू ये आ जाता है कि जो बाकी दुनिया के बैट्समैन हैं जिनकी स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, जिनकी एवरेजेस भी अच्छे हैं और जो कंटिन्यूसली स्कोर करते जा रहे हैं, उनकी कंसिस्टेंट फॉर्म में होने की वजह यह है कि टेक्निकली बहुत बेहतर है। हमारे टेक्निक वाइज थोड़े से फॉल्ट हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको देता हूँ कि जिस तरह क्लासन वगैरह है या डॉसन है, मार्करम है या और दुनिया के बाकी बैट्समैन हैं, ये जब हिटिंग करते हैं तो इनका जो हिटिंग जोन है वो 45 डिग्री इसके दरमियान में रहता है। 45 डिग्री पे जब आप हिट करते हैं तो आप मैक्सिमम अचीवमेंट लेते हैं, आपकी बॉल बाहर चली जाती है। हमारे जो बैट्समैन हैं वो अभी तक इस एंगल को समझ नहीं पाए। ये मैं इस पे बहुत, क्योंकि मेरा है थोड़ा सा बायोमैकेनिक और स्पोर्ट्स साइंसेज के साथ अलग, तो मैं इसको बड़ा क्लोजली वॉच करता हूँ। मगर रऊफ सबसे बड़ा मसला ये सारी चीजें जो साउथ अफ्रीकन बैटर्स की आपने बात की है और की, वो सब डोमेस्टिक में ये काम कर आते हैं, वो सब एज क्रिकेट जब खेल रहे होते हैं वो उसी में ये सीख जाते हैं। हमें टीम में जब लड़का पूरा बन चुका होता है, फ्लरिश हो चुका होता है, तब हम उसको ये सिखाते हैं कि इस एरिया में खेलना है या 45 डिग्री में खेलना है, वहां फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है सेटल होना। बिल्कुल, और अब उसको उस एंगल को आप मेंटेन नहीं कर सकते। आपको पता नहीं होता कि आपका जो सेंटर ऑफ द मैच है उस पे वो किस पोजीशन पे उसको बैलेंस करना है। आपका जो बैट है उसको जो सेंटर ऑफ मैच है उससे कितना दूर लेकर जाना है, उसको आपके जो लिवर्स हैं उसको कितना उसके पास रखना है। जितने आपके जो आपके लिवर्स होंगे वो आपके सेंटर ऑफ मैच के करीब होंगे, उतनी आपकी पावर ज्यादा, पावर हिटिंग जोन ज्यादा होगा। और जितना आप 45 डिग्री से मेंटेन, सॉरी मैं बात यहाँ पे काटूंगी बिकॉज मेंटेन करने की बात कर रहे हैं तो खुशी मेंटेन इस वक्त नहीं की जा रही बिकॉज यस हम चैंपियंस ट्रॉफी अब होस्ट करने लगे। आखिरकार कहीं ना कहीं वो ऊंट किस करवट बैठेगा इवेंचुअली बैठ गया। यूएई बीइंग द न्यूट्रल वेन्यू, जो कि पाकिस्तान ने प्रपोज किया, जिस तरह आईसीसी की उसमें प्रेस रिलीज में था कि जो होस्ट होगा वो डिसाइड करेगा कि क्या न्यूट्रल वेन्यू होगा। तो यूएई का भी अनाउंसमेंट ऑफिशियली हो चुकी है, आ चुकी है। बट नाउ चलते हैं अगले शहर, और अगला शहर है पाकिस्तान का मुल्तान, जहां पे लोगों की फीलिंग्स जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो लोग कितना एक्साइटेड हैं। बड़ी बड़ी टीम आसे न साउथ अफ्रीका जी में ऑस्ट्रेलिया आसी वो खुशी थी सारा क्राउड लोग देख से लोग खेलते हुए बहुत खुशी थी सारी। पिंडी स्टेडियम होवे, कजाफी स्टेडियम होवे, कराची स्टेडियम होवे, नवे सिरे तो तैयार किए वल जो इंडिया ने एक क्रिएट किया कि जी वो ना असी चैंपियंस ट्रॉफी ना थी सकसी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी थी पई है, पाकिस्तान थी पई है। इंडिया ने जितना मर्जी खेलना उसी असा खेलसूँ भी सही तो असा कुछ सेसूँ भी सही। अस तो यही चाहते असे भी इंडिया भी थी आवे, लेकिन नहीं आई तो कोई गाल नहीं, चैंपियन ट्रॉफी थी सी।
साकू बहुत ज़्यादा खुशी है कि भी पाकिस्तान क्रिकेट दोबारा बहाल हो रही है। पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी थी पई है, ये बड़ा वड़ा सारे वास्ते एजाज़ है। ये असां बहुत खुश हैं कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान थी पई है। दोस्त यार नाल वेसू ते बहुत मज़ा आसी। असां अपनी खुशी में नहीं साडे मुल्क के चौंदा भी है ते चंगी गल है। बहुत चंगी गल पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी थी बे सारी चैंपियन टीम इत्थां असन बहुत साकू चंगा लगसी। सारी चैंपियन टीम इतिहासन ते असां उन्होंने वेखसा कि पाकिस्तान किस तरह चलते पे मैचेस ये होगा जी। और ये मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से, इलाकाई ज़ुबानों में आपने पश्तो में भी सुना है, अब आप सराइकी में भी सुन रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ यासिर हमीद साहब, ये पाकिस्तान के जो बॉलर्स हैं इनमें क्या तब्दीली आपको नज़र आई है? ऑस्ट्रेलिया, फिर जिम्बाब्वे, फिर यहाँ पर, और ये पाकिस्तान के बेस्ट प्लेयर्स हैं, ये वापस अपनी असल ट्रू पोटेंशियल पर जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं, जिस वजह से नताइज भी बदल रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया आपने। पहला मैच जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया में और हम लोग हारे थे वनडे, तो उस वक्त हमने डिफेंड किया था और फाइट की थी और हम हारे थे। तो सबको बड़ी खुशी, यार हमने फाइट की और हारे। तो ये अच्छी टीमों की निशानी यही होती है। मुझे उसके वक्त थोड़ा सा फील आ रही थी कि यार ये टीम दे विल गो वेल, और मुझे ये भी लग रहा है कि ये चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान विल बी द मोस्ट डेंजरस टीम। नंबर 1 की हम अपने होम में खेल रहे हैं, नंबर 2 हमारी टीम बन गई है। उसकी वजह ये है कि एक तो कैप्टन क्यों अच्छा, मैं आपको कहता हूँ हमेशा कि यार विकेट कीपर जो होता है हमेशा अच्छा कैप्टन होता है। उसकी वजह ये है कि वो सोता नहीं है, वो जागा रहता है, वो इन्वॉल्व रहता है। एवरी बॉल वो एक्सपेक्ट करता है बॉल मेरे पास आएगा, तो वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी। आप देखें पाकिस्तान के जितने भी विकेट कीपर आए हैं वो अच्छे कप्तान बने, चाहे वो राशिद भाई क्यों ना। राशिद भाई कितनी कम बात करते थे अपने करीब प्लेइंग डेज में, लेकिन ही वाज वेरी एक्सीलेंट कैप्टन। फिर मोइन खान, ही वाज एक्सीलेंट कैप्टन। सरफराज अहमद वाज एक्सीलेंट कैप्टन। और रिजवान, ही इज एक्सीलेंट कैप्टन। क्यों? तो प्रोएक्टिव है, वो जल्दी जल्दी डिसीजंस करता है। हमारा बाबर को हमने देखा, इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, अच्छा कप्तान है, लेकिन आप जब बाहर होते हो उस तरह आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते। इस तरह कीपर जो है एवरी बॉलर के साथ बात करना, आई कांटेक्ट रखना। देखिए बॉलर्स की फॉर्स है ना, जब आप उससे बात करते हो। शाहीन को देखिए, इज लुकिंग डिफरेंट। फिर हारिस रऊफ जो था वो ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा ही नहीं दे रहा था, अभी थोड़ा सा अंडर द पंप है। बट नसीम शाह जो है इज कमिंग बैक, हसनैन ने अच्छी बॉलिंग की है। तो आई थिंक अब जो है पाकिस्तान टीम के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए अपॉर्चुनिटी कम्स टू योर डोर, इफ यू डू नॉट ओपन द डोर इट गोज टू समवन एल्स। तो ये एक अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास कि आप 2-3 साल, कम से कम 1 साल 2 साल आप क्रिकेटिंग वर्ल्ड पे आप राज कर सकते हैं। बिल्कुल, ये दिस इज द टाइम। आप अपने साथ प्लेयर बनाए, आपको कप्तान भी अच्छा है, बाबर जो है वो ही इज ऑन हिज पीक। साइम आपको ऐसा प्लेयर मिल गया कि आपकी वो जो है टेंशन खत्म हो गई है ऊपर से। फिर फखर आपके पास है जो कि उसकी क्रिकेट बाकी है, उसको वापस लाए कॉन्फिडेंस देके। साइम और फखर जहाँ पे ओपन करेंगे ना, तो वहाँ पे आप देखना वैसे जो बॉलर की हवाइयाँ उड़ जाएंगी। बिल्कुल यासिर, और सबसे अच्छी बात, अगर इस पूरी सीरीज की सबसे अच्छी बात कही जाए तो दे वर डिफरेंट मैच विनर्स इन डिफरेंट मैचेस, कंट्रीब्यूट करते हुए दिखे। और बहुत चर्चा थी हमारी कि नहीं जी लड़का अभी डोमेस्टिक से आता है तो कुछ कर नहीं पाता। हाउ कैन वी फॉरगेट सुफियान मुकीम, जिस तरह कल परफॉर्मेंस की है सुफियान ने, कोई लग ही नहीं रहा था कि वो डेब्यूटेंट है, वो अपना पहला मैच खेल रहे हैं। जिस तरह उन्होंने वो एफर्ट पुट अप किया, आपको नए नए नाम दिख रहे हैं। आपको साइम अभी बहुत नहीं खेले हुए, ज्यादा नहीं खेले हुए, ऐसा लग रहा है कि हमारी एक लॉट तैयार हो रही है जो ट्रांजिशन आहिस्ता आहिस्ता मूव फॉरवर्ड करेगी। एंड हम जिस तरह यासिर ने कहा, वी आर सॉर्टेड फॉर नेक्स्ट 2 to 3 years के हमारी ये लॉट तैयार हो जाएगी जब तक ये सीनियर्स हो जाएंगे। बट यासिर थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग इन। रऊफ आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवीरा पाशा को और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।